मुसल्ले पर खून के धब्बे हैं और बाहर लॉन में बेसुध पड़े कुछ लोग, जिनकी हिफाजत का जिम्मा सरकार का था। लेकिन देश का रक्षा मंत्री ऐसा जो संसद में कह रहा है, हम बेबस हैं। अवाम के सामने सवाल है कि अब किसके भरोसे रहें। यह मंजर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का है, जहां जुमे की नमाज के वक्त एक इमाम बाड़े पर हमला हुआ। जानें इतनी गई हैं कि इस शो के तैयार होने तक गिनती जारी है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी गई है। अस्पतालों में बेड की इतनी कमी कि घायलों को पड़ोस के ज़िले में भेजा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का ये हाल किया किसने और क्यों किया, आज इसी पर ही बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। हमला राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में मौजूद एक इमाम बारगाह खदीजा अल कुबरा के पास हुआ। इमाम बारगाह यानी शिया मुसलमानों का एक सामुदायिक हॉल। जब हमला हुआ तब वहां जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी। हमले के बाद का मंजर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही हम आपको दिखा सकते हैं। दर्जनों लोग जमीन पर बेसुध हैं। खून से लथपथ एक कालीन है। चारों तरफ कांच के टुकड़े हैं। बाहर चप्पलें और जूते बिखरे पड़े हैं। आसपास चीख पुकार है। लोग अपने परिजनों की तलाश में हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ ने चश्मदीदों के हवाले से लिखा है कि धमाके से पहले गोलियों की आवाज़ आई। एक आत्मघाती हमलावर मेन गेट पर पहुंचा। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। वहां फायरिंग हुई, लेकिन वो नहीं रुका। वो गोलियां चलाता हुआ करीब 20 मीटर अंदर इमाम बारगाह के हॉल की तरफ भागा और फिर उसने खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना बड़ा था कि असर तीसरी मंजिल तक पहुंचा। आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। शो शूट होने तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 169 लोग जख्मी हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद के अस्पतालों में कोहराम है। प्रशासन का कहना है कि हमारे पास और मरीजों के लिए जगह नहीं बची। घायलों को अब रावलपिंडी भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हमले पर दुख जताया है। कहा है कि मासूम नागरिकों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसकी निंदा की है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी गुट ने नहीं ली है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने पुलिस सूत्रों के हवाले से कुछ दावे किए हैं। नाम आया है फितना अल खवारिज। फितना अरबी मूल का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फसाद या विद्रोह। अल अरबी में द के लिए प्रयोग होता है और खवारिज मतलब मुख्य समूह से अलग हो जाना। इस शब्द का इस्तेमाल इस्लामी इतिहास में उस गुट के लिए होता है जो हजरत अली के खिलाफ बगावत में उतरा था। पाकिस्तानी हुकूमत इसका इस्तेमाल TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए करती है, ताकि उसे इस्लाम के खिलाफ बता सके। पाकिस्तान इसे इंडियन प्रॉक्सी भी कहता है। यही वही पुराना घिसा पिटा इल्ज़ाम कि इन आतंकियों की डोर भारत के हाथ में है। TTP के शामिल होने की आशंका इसलिए भी है क्योंकि 5 फरवरी को ही पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में TTP के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था। दावा था कि 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 24 आतंकी मारे गए हैं। हमने इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पाकिस्तान में मौजूद पत्रकारों से बात की। नॉर्मल जो है वो सिचुएशन थी। नमाज जुमा का टाइम था। वहाँ पर जो है वो जुमे की नमाज की जो है वो अदायगी थी। उस दौरान जो है एक सुसाइड बम जो था वो हमलावर वहाँ पर आया और उसके बाद उसने जो है वो वहाँ पर सिक्योरिटी अमले ने उसको रोकने की कोशिश की है, जिसके बाद 9mm पिस्टल से उसने 2 फायर किए हैं। फायर करते हुए वो जब इमाम बारगाह के दरवाजे के पास पहुंचा है तो वहीं पर उसको जब सिक्योरिटी ने रोकने की दोबारा कोशिश किया तो उसने अपने आप को जो है ना ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से कुछ हलाकतें भी हुई हैं और तकरीबन काफी ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। अच्छा, उसमें यह फितनतुल ख्वाहिश की तरफ से जिम्मेदारी कहा जा रहा है कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, चूंकि अभी सिक्योरिटी अदारे जो है वो इसके ऊपर तहकीकात उन्होंने शुरू कर दी है। तहकीकात जारी है कि जो ये हमला है वो किसकी तरफ से किया गया। अभी कोई ठोस इस किस्म का अभी जिम्मेदारी कबूल करने का मौका किसी भी कालादम तंजीम की तरफ से सामने नहीं आया। कानून नाफिज करने वाले अदारे वो तहकीकात कर रहे हैं। हर पहलू से देखा जा रहा है। खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वही पुराना घिसा पिटा राग अलापा है। हमले का ठीकरा फोड़ा गया है भारत और अफगानिस्तान पर। आसिफ ने एक्स पर लिखा कि सबूत मिल चुके हैं। हमलावर का अफगानिस्तान आना जाना लगा रहता था। उनका दावा है कि ये भारत और अफगानिस्तान की मिली भगत है। आसिफ कहते हैं कि भारत बड़ी हार के बाद
अब सीधी लड़ाई की हिम्मत खो चुका है, इसलिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अव्वल तो ऑपरेशन सिंदूर में कौन हारा कौन जीता वो पूरी दुनिया जानती है। खैर, इसके अलावा पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने भी यही चीज़ें दोहराई हैं। कहा है कि हमलावर अफगानी नागरिक नहीं था, लेकिन फॉरेंसिक जांच बताती है वो कई बार अफगानिस्तान गया था। तलाल चौधरी ने बगैर सबूत एक और आरोप लगाया, कहा कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद पर अपना इन्वेस्टमेंट 3 गुना कर दिया है। उनके मुताबिक चाहे टीटीपी हो या बीएलए, ये लोग डॉलर्स के लिए लड़ रहे हैं। बिना कोई सबूत दिए हिदायतें भी दी जा रही हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी हिदायत दी है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए ना होने दे और भारत का मोहरा ना बने। इस्लामाबाद में ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव वहां मौजूद हैं। वह फिलहाल पाकिस्तान दौरे पर हैं। ये पिछले 3 महीने में पाकिस्तान की राजधानी में दूसरा बड़ा हमला है। इसके पहले नवंबर 2025 में इस्लामाबाद की जिला कचहरी के गेट पर एक फिदायीन हमला हुआ था। कुल 12 लोग मारे गए थे, दर्जनों जख्मी हुए थे। राजधानी तो फिर भी राजधानी है, देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा महफूज है, लेकिन हाल के दिनों में पूरा पाकिस्तान ऐसे हमलों की जद में रहा है, खासकर दक्षिण पश्चिमी सूबा बलूचिस्तान। वहाँ का अलगाववादी गुट बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA पिछले 1 हफ्ते से ऑपरेशन हेरोफ फेज 2 चला रहा है, जिसमें पूरा सूबा ही निशाने पर है। ऑपरेशन के तहत 31 जनवरी को क्वेटा, मस्तुंग, नोशकी, ग्वादर, करीब 1 दर्जन शहरों में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हमले हुए। कुछ इलाकों पर BLA ने कब्जा भी कर लिया था। नोशकी शहर छुड़ाने में पाकिस्तानी फौज को पूरे 3 दिन लग गए। जमीन वापस लेने के लिए उन्हें ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स उतारने पड़ गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उन हमलों में 36 आम नागरिक मारे गए, साथ ही 22 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। कुल मिलाकर 58 जाने गईं। दावा यह भी है कि सर्च ऑपरेशन में 197 अलगाववादियों को ढेर किया गया है। दूसरी तरफ BLA का दावा है कि उनके ऑपरेशन में 280 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। दावे एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का एक कबूलनामा। ख्वाजा आसिफ ने माना है कि उनकी फौज बेबस हो चुकी है और अलगाववादियों के पास ऐसा साजो सामान है जो पाकिस्तानी सेना के पास भी नहीं होता। ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? अमेरिकन असला है। इस बेबसी को आंकड़ों की शक्ल में देखिए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जबकि 2024 में वह 4थे स्थान पर था। इस्लामाबाद के थिंक टैंक पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज यानी PIPS की सालाना रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 34% का इजाफा हुआ है। इन हमलों में होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 2024 के मुकाबले 21% बढ़ गया है। पूरे साल में 699 हमले हुए, इनमें 1034 लोग मारे गए और 1300 से ज़्यादा जख्मी हुए। इसके जवाब में 2025 में 1313 आतंकी और अलगाववादी मारे गए। यह आंकड़ा 2024 के मुकाबले दोगुना है, लेकिन इसके बावजूद हमले बढ़ गए। इनमें से 95% सिर्फ 2 सूबों में हुए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के बारे में हमने आपको बताया ही। दूसरी तरफ खैबर में TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पकड़ मजबूत हुई है। पाकिस्तान कहता है कि इसकी जड़ में अफगानिस्तान है। आरोप ये कि अफगान तालिबान TTP को पनाह दे रहा है। पिछले बरस बात आरोप से शुरू हुई तो जंग तक पहुंच गई। अक्टूबर 2025 में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। कई अरब देशों की सलाह पर सीज फायर हुआ, लेकिन तनाव बना हुआ है। डेटा यही कहता है कि 2021 में अफगान तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़े हैं। आपकी स्क्रीन पर इस बढ़ोतरी का ग्राफ है। हमने जानकारों से इस मुद्दे पर बात की, उनसे पूछा पाकिस्तानी फौज फिसड्डी क्यों साबित हो रही है, आतंकी हमलों में बढ़ोतरी के पीछे क्या वजह है। वो रिलेशनशिप्स, वो रिश्ते अफगान तालिबान और जो पाकिस्तान में अपने आप को कहने लगे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में बहुत पुख्ता थे। क्यों? क्योंकि वो दोनों एथनिक एक ही ग्रुप है, पश्तून है दोनों। दूसरा, एक ने दूसरे को शनाख्त दी तो अब दूसरा उसको दे रहा है। तीसरा, उनकी आइडियोलॉजी एक है, दोनों इस्लामिस्ट हैं तो आइडियोलॉजी भी एक है।
और मुझे लगता है कि कुछ हद तक अफगान तालिबान को ये भी लगता था कि पाकिस्तान हमें इस्तेमाल करता है, क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई एक को हवाले कर देता था अमेरिका के, ताकि अमेरिका की छत्र छाया मिलती रहे पाकिस्तान को, और उनको शरारत भी देता था साथ में। तो एक डबल गेम खेल रहा था। तो उनको वो सब बातें भी याद हैं, उनको इस्लामिक आइडियोलॉजी की वजह से भी, और उनको एथनिसिटी की वजह से भी वो फेवर करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर। अब अफगान तालिबान के ऊपर प्रेशर बहुत बना रहा है पाकिस्तान, दो तीन तरह से। एक तो रेफ्यूजी बार बार भेजता रहता है वहां पे, जो अफगान सेटल थे पाकिस्तान में, उससे उनके ऊपर लोड बनता है। दूसरा, फायरिंग भी करता है। तीसरा, कभी कभी बॉर्डर बंद कर देता है। तो इस तरह से वो उनके लिए भी कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने मेजर ऑपरेशन भी लॉन्च किया था कुछ हफ्ते पहले, वो चल रहा है अभी अपने बॉर्डर एरियाज में, पख्तून बॉर्डर एरियाज। अब ये जो ब्लास्ट है, ये खास शियाओं के अगेंस्ट है। तो लग ऐसा रहा है कि या तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है, पर हो सकता है ये आईसिस का भी अटैक हो, क्योंकि अब आईसिस भी आ गई है इस इलाके में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खासतौर से शियाओं को टारगेट किया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान है तो सुन्नी फोर्स, पर ऐसा कोई शियाज के खिलाफ हाथ धो के नहीं है कि इस तरह के हमले जरूरी करे। तो इसमें कुछ आईसिस का भी हाथ लग रहा है। अब डिटेल्स अभी तक आई नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता। इसी तरह से बलूचिस्तान में अटैक बढ़ रहे हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा मामला है, क्योंकि बलूचिस्तान में क्यों अटैक बढ़ रहे हैं, उसका तालिबान से डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, कनेक्शन तो नहीं है। पर ये हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी का और स्टेट का तशद्दुद वहां बढ़ गया, जुल्म बढ़ गया, क्योंकि जैसे वहां पे रिसोर्सेज निकले, उन्होंने इनवाइट करना शुरू किया चाइनीज और अमेरिकन को बलूचिस्तान में, और फिर उसके बदले में हमले किए बलूच रेबल्स और मिलिटेंट्स ने। तो जब वो किए तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने रिप्रेशन इंक्रीज किया, और तो एक साइकिल बन गई। एक जुल्म करता था, फिर दूसरा वापस जुल्म करता था। तो इस तरह से एस्केलेटिंग लैडर हो गया। ये थी आज की बड़ी खबर। अब दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात ओमान के मस्कट में चल रही उस मीटिंग की जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन को सुलझाने के लिए की जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच उनके परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद अहम मीटिंग शुरू हो चुकी है। यह बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। इस बातचीत के लिए दोनों तरफ से बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप के खास दूत और उनके गोल्फ बडी स्टीव विटकॉफ टीम को लीड कर रहे हैं। टीम में उनके दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। ओमान के विदेश मंत्री इस पूरी पंचायत में बिचौलिए की भूमिका में है, मीडिएटर, ताकि दोनों देशों के बीच बात बन सके। अब सवाल है कि मीटिंग का मुद्दा क्या है। झगड़ा यूरेनियम को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु बम बनाने की अपनी कोशिशें बिल्कुल बंद कर दे, अपनी मिसाइलों पर लगाम लगाए और इलाके में मौजूद अपने प्रॉक्सी गुटों को मदद पहुंचाना रोक दे। ईरान इन 3 शर्तों में से सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बात करने को तैयार है। साथ में यह भी मांग की है कि उसके ऊपर से सारे आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए जाएं, ताकि उसकी सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। इस बीच अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने लोगों को चेतावनी भी दी है। सरकार ने कहा है जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़कर निकल जाओ। अमेरिका को डर है कि वहां हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं, इंटरनेट बंद हो सकता है और उड़ानें रोकी जा सकती हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो अमेरिकी एम्बेसी की मदद का इंतजार न करें। तुर्की या आर्मेनिया के रास्ते जैसे भी हो तुरंत बाहर निकलें, क्योंकि वहां उन्हें गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। अगली खबर रूस से है। रूसी सेना के एक बड़े अफसर पर राजधानी मॉस्को में हमला हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर अज्ञात हमलावर ने गोलियां चलाईं, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमला मॉस्को के एक रिहायशी इलाके में हुआ। अलेक्सेयेव रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU के बड़े अधिकारी हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से मॉस्को में कई बड़े सैन्य अधिकारियों पर हमले हुए हैं और इसे भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने उन पर पहले ही प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि GRU पर 2018 में ब्रिटेन में हुए जहरीली गैस के हमले का आरोप लगा था। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी उनकी अहम भूमिका रही। वे 2022 में मारियोपोल की घेराबंदी के समय बातचीत में शामिल थे। 2023 में जब वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने बगावत की थी, तब अलेक्सेयेव को उससे बात करने भेजा गया था। हमला किसने किया और क्या इसमें यूक्रेन का कोई रोल था, इसकी जानकारी अभी तक
सामने नहीं आई है। यूक्रेन ने पहले भी रूस के सैन्य अधिकारियों पर कुछ हमलों की जिम्मेदारी ली है। जनवरी के आखिर में रूसी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक रूसी सैनिक पर होने वाला हमला नाकाम कर दिया। जनवरी में ही एक उज़्बेक व्यक्ति को 2024 में जनरल इगोर किरिलोव की हत्या के मामले में जेल भेजा गया था। मॉस्को में एक रिहायशी इमारत के बाहर हुए धमाके में उनकी मौत हुई थी। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने कहा था कि इस हमले के पीछे वही थी। दिसंबर 2025 में GRU के एक और बड़े अधिकारी की कार में बम लगाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तीसरी खबर बांग्लादेश से है, जहां राजधानी ढाका में 6 फरवरी को हिंसक झड़पें हुई। सरकारी कर्मचारी 9वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर वे चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास की तरफ मार्च कर रहे थे। सुबह देश भर से कर्मचारी पहले शहीद मीनार पर इकट्ठा हुए और फिर आगे बढ़े। करीब 11:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने शाहबाग इलाके में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस, साउंड ग्रेनेड और लाठीचार्ज किया। हालात बिगड़ते देख सैनिकों को भी तैनात किया गया। झड़प के दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह घटना इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बांग्लादेश में सिर्फ 6 दिनों बाद आम चुनाव होने वाले हैं। अगस्त 2024 में हुए प्रदर्शन और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ये पहला मौका है जब देश में फिर से चुनी हुई सरकार बनने की उम्मीद है। फिलहाल यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ही चुनाव की निगरानी कर रही है। अब अगली सुर्खी, अब तक हमने इंसानों को तो पासपोर्ट बनवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े देखा था, लेकिन सऊदी अरब में इन लाइनों में शायद अब ऊंट दिखेंगे। दरअसल सऊदी ने अपने रेगिस्तानी जहाज़ों यानी ऊंटों के लिए बाकायदा पासपोर्ट सर्विस शुरू कर दी है। हालांकि इस पासपोर्ट से ऊंटों को विदेश यात्रा का कोई मौका नहीं मिलने वाला। ये सऊदी के 22 लाख ऊंटों को VIP पहचान देने और उन्हें डिजिटली रजिस्टर करने का एक तरीका है। दरअसल सऊदी में ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अरब संस्कृति की शान और अरबों डॉलर का कारोबार है। वहाँ ऊंटों के ब्यूटी कॉन्टेस्ट और रेसेस होते हैं जिनमें इनाम की राशि हमारे यहाँ की बड़ी फिल्मों के बजट से भी ज़्यादा होती है। अक्सर लोग जीतने के लिए ऊंटों की प्लास्टिक सर्जरी या बोटॉक्स तक करवा देते थे, लेकिन अब इस ऊंट पासपोर्ट की वजह से ऐसी धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। ये पासपोर्ट हरे रंग का होगा जिसमें ऊंट का नाम, उसकी नस्ल, उसके माता पिता का पूरा इतिहास और उसके दाएं बाएं प्रोफाइल वाली शानदार तस्वीरें होंगी। प्रोसेस की बात करें तो ये काफ़ी हाईटेक है। सबसे पहले ऊंट की खाल के नीचे एक छोटी सी माइक्रोचिप डाली जाती है। इसमें एक यूनिक कोड होता है। जब भी इस चिप को स्कैन किया जाएगा ऊंट का सारा कच्चा चिट्ठा सरकारी डेटाबेस में खुल जाएगा। इसमें डॉक्टर के दस्तखत वाले वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स भी होंगे ताकि कोई बीमार ऊंट बाजार में न बिक सके। तो अब अगली बार जब आप किसी सऊदी ऊंट की तस्वीर देखें तो समझ जाइएगा कि वो ऊंट सिर्फ घास नहीं चल रहा बल्कि अपनी जेब में बाकायदा सरकारी पहचान और रॉयल स्टेटस लेकर घूम रहा है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।